वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज का हमारा टॉपिक है सहकारी समिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने सहकारी समिति के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं को जाना है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि सहकारी समिति के गुण और दोष, इसको जानने से पहले हम सहकारी समिति के अर्थ को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग जानने वाले हैं सहकारी समिति के लाभ अथवा गुण के बारे में, एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और सहकारी समिति के दोष अथवा गुण, डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टूडेंट चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं या रिव्यू करते हैं सहकारी समिति के अर्थ को। सहकारी समिति, सहकारी समिति को सहकारी संस्था, सार्वजनिक निगम एवं सहकारी उपक्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। सहकारी समिति उन व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जिनका उद्देश्य अपने देश या समाज की सेवा एवं भलाई करना होता है। भारतीय समाज भी एक दूसरे के सहयोग अर्थात सहकारिता पर ही आधारित है। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य मिलजुल कर समाज के कमजोर वर्गों के हितों के लिए या कल्याण के लिए एकत्रित होते हैं। इस प्रकार सहकारी समिति समाज के आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक कल्याण का कार्य करती है। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार सहकारी संगठन एक ऐसा समाज है जिनका उद्देश्य सहकारी सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार सहकारी समिति के सदस्य अपने आर्थिक हितों के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वार्थ की भावना का त्याग करके सामूहिक हितों की भावना से कार्य करते हैं। इससे उनमें आपसी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, मध्यस्थों का अंत हो जाता है और उत्पाद का वितरण करना आसान एवं सरल हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज हम लोगों ने सहकारी समिति के अर्थ को, यह सहकारी समिति क्या है, इसे अब तक रिव्यू किया है। अब आगे हम आज का टॉपिक यानी कि सहकारी समिति के लाभ हानि पर बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सहकारी समिति के लाभ या गुण क्या क्या है। सहकारी समिति के गुण या लाभ। सहकारी समिति के गुण या लाभों को हम निम्नलिखित शीर्षकों में बांटकर जानते हैं कि किस प्रकार सहकारी समितियां हमारे लिए, हमारे समाज एवं देश के विकास में सहायक होती हैं। ये शीर्षक निम्नलिखित हैं। पहला, सरल स्थापना। दूसरा, स्थायित्व। तीसरा, वोट देने के अधिकार में समानता। चौथा, सहयोग एवं एकता। पांचवा, सहकारी शिक्षा। छठा, मध्यस्थों का उन्मूलन या अंत। सातवां, सहकारी सहायता। तो स्टूडेंट ये सारे गुणों को हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम पहले गुण के बारे में जानते हैं यानी कि सरल स्थापना के बारे में जानते हैं कि सहकारी समिति किस प्रकार से सरल रूप से स्थापित होती है। तो सहकारी समिति की स्थापना की प्रक्रिया काफी सरल होती है। कोई भी कम से कम 10 वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर आपस में मिलकर सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। इसकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाती है। इसके पंजीकरण की प्रक्रिया भी काफी सरल होती है। इस प्रकार सहकारी समिति की स्थापना कंपनी की तुलना में बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसमें कानूनी औपचारिकताओं की भी कमी होती है। तो इस प्रकार सहकारी समिति की स्थापना की प्रक्रिया काफी सरल होती है। सेवा भावना से प्रेरित कम से कम 10 व्यक्ति जो 18 वर्ष या इसके ऊपर के हों, मिलजुल कर इस समिति का निर्माण कर लेते हैं। इस समिति की स्थापना में किसी प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं का भी पालन नहीं करना पड़ता है। कंपनी की तुलना में इसकी स्थापना काफी कम खर्चीली एवं सरल होती है। इन समितियों को सरकारी प्रोत्साहन भी मिलता है, अर्थात सरकार इन समितियों को समय समय पर वित्तीय सहायताएं भी प्रदान करती है ताकि सहकारी समिति का कार्य सफलतापूर्वक चल सके। तो स्टूडेंट इस प्रकार सहकारी समिति की स्थापना करना काफी सरल होता है। दूसरा पॉइंट है स्थायित्व। सहकारी समिति का पंजीकरण सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत होता है। समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। इसी कारण से सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक दायित्व होता है, जिसके कारण किसी भी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या सदस्यता के त्यागपत्र देने से सहकारी समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह समिति दीर्घकाल तक चलती रहती है।
तो इस पॉइंट के अंतर्गत ये समझाया गया है कि कंपनी की तरह ही सहकारी समिति का गठन किसी अधिनियम के तहत किया जाता है। सहकारी समिति के सदस्यों का भी अपने समिति से अलग यानी कि पृथक अस्तित्व होता है और किसी भी सदस्य के समिति में आने जाने, मृत्यु होने या दिवालियापन आदि किसी भी स्थिति में समिति के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समिति निर्बाध रूप से दीर्घ काल तक चलती रहती है। तो इस प्रकार समिति में स्थायित्व का गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोट देने के अधिकार में समानता। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास प्रबंध समिति का चुनाव करने के लिए एक वोट देने का अधिकार होता है। क्योंकि समिति एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत का पालन करता है, सभी सदस्यों को समान वोट देने का अधिकार होता है। इसका वोट देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि किस सदस्य ने समिति पर कम या अधिक पूंजी लगाई हो या उनके द्वारा लिए गए अंशों की क्या संख्या है। अर्थात वोट देने के अधिकार पर पूंजी की मात्रा या अंशों की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि इस समिति के प्रत्येक सदस्य केवल एक ही वोट दे सकते हैं, चाहे उनकी समिति में कम या अधिक पूंजी क्यों न लगी हो। अर्थात पूंजी की मात्रा का वोट देने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी सदस्य ने अधिक पूंजी लगाई हो तो ऐसा नहीं है कि उसे एक से ज्यादा वोट करने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कम पूंजी या अधिक पूंजी वाले सभी सदस्यों को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होता है, एक मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि यह समिति ही एक सदस्य एक वोट के सिद्धांत का पालन करती है और हर एक स्थिति में प्रत्येक सदस्य के एक वोट ही मान्य होते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार इस समिति का एक गुण यह भी है कि इसके अंतर्गत वोट देने के अधिकार में समानता होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग एवं एकता। सहकारी समिति लोगों को सहयोग एवं एकता का पाठ पढ़ाती है। सहकारी समिति के सदस्य साधारणतः अवैतनिक सेवाएं देते हैं, क्योंकि समिति आपसी सहयोग एवं सदस्यता के आधार पर ही गठित की जाती है, जिससे सदस्यों में निस्वार्थ एवं मिलजुल कर कार्य करने की भावना जागृत होती है। तो इस प्रकार यह समिति मिलजुल कर एवं सहयोग के साथ कार्य करने पर बल देती है। कहने का अर्थ यह है कि सहकारी समिति के सदस्यों में सेवा भावना प्रबल होती है। ये सदस्य बिना वेतन के एवं सेवा भावना से ही कार्य करते हैं। सदस्य आपसी सहयोग से मिलजुल कर बिना किसी स्वार्थ से संगठन के कार्यों को करते हैं और इस प्रकार सहकारी संगठन लोगों में सहयोग एवं एकता की भावना जागृत करती है, सहयोग एवं एकता का पाठ पढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी शिक्षा। सहकारी समिति सहकारी शिक्षा प्रदान करती है। सहकारी शिक्षा के अंतर्गत ऋणों के उचित उपयोग की विधि, कृषि विपणन विधि, सहकारी उपभोक्ता भंडारों की स्थापना एवं संचालन विधि, सहकारिता के आधार पर उद्योग की स्थापना करना आदि के बारे में शिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार सहकारी समिति सहकारी शिक्षा भी प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यस्थों का उन्मूलन या अंत। सहकारी समिति सीधे निर्माताओं एवं उत्पादकों से वस्तुएं खरीदती है, जिसके कारण वितरण प्रणाली में शामिल मध्यस्थों का उन्मूलन या अंत हो जाता है। ऐसा करने से सहकारी समितियों को वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त हो जाती हैं और उपभोक्ताओं को भी कम मूल्य पर ही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार सहकारी समिति मध्यस्थों का अंत कर देती है। कहने का अर्थ यह है कि सहकारी समिति के सदस्य उत्पादक या निर्माता से सीधे माल क्रय करते हैं, उस पर नाम मात्र का या थोड़ा लाभ लेकर उपभोक्ताओं को माल का विक्रय कर देते हैं और जिससे उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर माल मिल जाता है और मध्यस्थों का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार सहकारी समिति मध्यस्थों का उन्मूलन या अंत कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी सहायता। सहकारी समिति लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, इसलिए इनको कम टैक्स, अनुदान एवं कम ब्याज की दर से सरकार से आसानी से ऋण की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सरकार सहकारी समिति को प्रोत्साहित करती रहती है। तो इस प्रकार सहकारी समिति लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसलिए सहकारी समिति के कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए इन्हें बहुत से वित्तीय अनुदान, कम दर से टैक्स देना पड़ता है एवं इन्हें जो ऋण की प्राप्ति होती है उसकी दर भी बहुत कम होती है।
तो स्टूडेंट, अब तक हम लोगों ने जाना सहकारी समिति के गुणों के बारे में। आगे हम जानते हैं सहकारी समिति में इतने सारे गुण होने के बावजूद भी कुछ हानियां या दोष पाए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इन हानियां या दोषों को जानते हैं। सहकारी समिति के अवगुण या हानियां। सहकारी समिति में उपरोक्त गुणों के साथ साथ निम्नलिखित दोष या हानियां भी पाई जाती हैं, जिसमें पहला है सीमित पूंजी, दूसरा अकुशल प्रबंध, तीसरा विचारों में मतभेद, चौथा सरकारी हस्तक्षेप, पांचवा गोपनीयता का अभाव और छठा अभिप्रेरणा का अभाव। तो स्टूडेंट, आगे हम इन सभी हानियों को एक एक करके डिटेल में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीमित पूंजी के बारे में। सीमित पूंजी। सहकारी समिति की पूंजी सीमित मात्रा में होती है, क्योंकि सहकारी समिति के सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिसके कारण पूंजी की मात्रा कम रहती है। इसके साथ ही साथ सहकारी समिति जनता से भी अधिक मात्रा में पूंजी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके लाभांश की दर कम होती है और कोई भी सदस्य, चाहे उसके पास समिति के कम या अधिक अंश क्यों ना हो, प्रत्येक सदस्य को समान वोट का अधिकार मिलता है। अर्थात यहाँ एक सदस्य एक वोट, वन मेंबर वन वोट सिद्धांत का पालन किया जाता है। सदस्यों द्वारा लिए गए अंशों की संख्या का वोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण सदस्य पूंजी एकत्रित करने में विशेष रुचि नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, सहकारी समिति के पास सीमित मात्रा में पूंजी ही रह जाती है, क्योंकि इनके सदस्य आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके कारण यहाँ सीमित पूंजी पाई जाती है और पर्याप्त पूंजी के अभाव में सहकारी समिति कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकुशल प्रबंध। सहकारी समिति के सदस्य ही प्रायः प्रबंधन का कार्य करते हैं। इनमें व्यावसायिक समस्याओं को समझने एवं समाधान करने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण समिति का प्रबंधन कार्य कुशलता पूर्वक नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि समिति के जो सदस्य हैं वे अवैतनिक कार्य करते हैं और इस प्रकार बिना किसी वेतन या प्रेरणा के अभाव में वे प्रबंध कार्य में विशेष रुचि भी नहीं ले पाते हैं, जिससे सहकारी समिति का प्रबंध कार्य ढीला ढाला या कामचलाऊ बन जाता है। तो स्टूडेंट, कहने का अर्थ यह है कि सहकारी समिति में जो भी प्रबंधन का कार्य किया जाता है वो इनके सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इनके सदस्य प्रबंधन कार्य में इतने कुशल नहीं होते हैं कि वे प्रबंधन के कार्यों को बहुत अच्छा से कर पाए। और इसके साथ ही साथ दूसरी बात यह भी है कि समिति के जो सदस्य होते हैं वो अवैतनिक होते हैं, बिना वेतन के कार्य करते हैं और ऐसे स्थिति में वे अपने कार्य में विशेष रुचि नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार बिना किसी वेतन या प्रेरणा के कारण वे अपने कार्य में विशेष रुचि नहीं ले पाते हैं, जिससे संस्था का प्रबंधन कार्य कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विचारों में मतभेद। सहकारी समिति सदस्यों द्वारा आपसी सहयोग से बनाई जाती है। शुरुआत में या प्रारंभ में समिति के सदस्यों में आपसी सहयोग बना रहता है। वे मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें व्यक्तिगत मतभेद एवं संघर्ष होने लगते हैं, जिससे समिति में तनाव का माहौल बन जाता है और सदस्यों के इस रवैये के कारण समिति को सही ढंग से चलाना संभव नहीं हो पाता है और अंततः समितियां बंद हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सहकारी समिति जो है आपसी सहयोग द्वारा बनाई जाती है और जब शुरुआत में समिति में सदस्य आते हैं तो उनमें आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है, आपसे सहयोग बहुत अच्छा होता है, वे मिलजुल कर कार्य करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कार्य के दौरान विचारों में मतभेद होना, संघर्ष होना शुरू हो जाता है और जिससे समिति का जो माहौल होता है, संगठन का जो माहौल होता है वो काफी तनावपूर्ण बन जाता है, जिसके कारण इस संभावना यहाँ तक आ जाती है कि कभी कभी समितियों को बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार सहकारी समिति के सदस्यों में मतभेद पाई जाती है, जो इस समिति के विकास के लिए बहुत बड़ा दोष होता है, बहुत बड़ी रुकावट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप। सहकारी समिति अधिनियम 1912 एवं राज्य सरकार के सहकारी समिति अधिनियम द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों एवं कानूनों के अधीन कार्य करती हैं और राज्य सरकार द्वारा इन समितियों को समय समय पर अनुदान भी प्राप्त होती रहती है। इस कारण से सरकार भी यह ध्यान में रखती है कि उनके
द्वारा प्रदान किया गया वित्त का सही उपयोग हो और सहकारी समिति सफलतापूर्वक कार्य करे। यही कारण है कि सरकार का समय समय पर हस्तक्षेप होता रहता है। तो स्टूडेंट, सरकारी हस्तक्षेप क्यों होता है ये तो आप लोगों ने जाना, क्योंकि सरकार समय समय पर सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करती है। वह यह देखना चाहती है कि उनके द्वारा जो वित्त दिया गया है, वित्त का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार समय समय पर सहकारी समितियों के कार्यों पर नजर रखती है, सहकारी समितियों को नियंत्रित रखती है और इस प्रकार सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता का अभाव। सहकारी समिति में एकाकी व्यापार की तरह गोपनीयता नहीं होती है, क्योंकि सहकारी समिति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है, जिसके कारण उनके खाते सार्वजनिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, सहकारी समिति में गोपनीयता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणा का अभाव। सहकारी समिति के सदस्य अवैतनिक होते हैं। इसके साथ ही साथ समिति लाभ को कम महत्व देती है और लाभांश की दर भी अन्य कंपनियों की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि इसके सदस्य एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि आर्थिक प्रेरणा के अभाव में सदस्य एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी आर्थिक प्रेरणा से प्रेरित होकर ही कोई कार्य करते हैं, लेकिन सहकारी समिति के सदस्यों को किसी प्रकार की आर्थिक प्रेरणा नहीं दी जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे उनका कार्य के प्रति निष्ठा और लगन कम होने लगता है। वे पूरी लगन और निष्ठा से कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि आर्थिक प्रेरणा के अभाव में सदस्य कार्य के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट, सहकारी समिति में अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है, जो इस समिति के लिए एक बहुत ही बड़ा दोष होता है। सहकारी समिति के गुणों एवं दोषों का अध्ययन करने के पश्चात किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। निष्कर्ष। उपर्युक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सहकारी समिति के अनेक लाभ हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों के हित में है, और कुछ कमियों का यदि समाधान कर दिया जाए तो सहकारी समिति समाज एवं देश के विकास में और अधिक भूमिका निभा पाएंगी। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोगों ने सहकारी समिति के अर्थ को रिव्यू किया, सहकारी समिति के गुण एवं दोषों के बारे में जाना। अगर आप लोगों को आज का यह क्लास समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।